धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट याद है आपको, जो उन्होंने केरल के वायनाड में जाके दिया था, जिसके बाद पूरे भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने आसमान को सर पे उठा लिया था और कहा कि राहुल गांधी 15 साल तक हिंदी भाषी क्षेत्र यानी कि नॉर्थ इंडिया की अमेठी सीट जो उत्तर प्रदेश के अंदर आती है वहां से सांसद रहे। तब तो उन्हें नॉर्थ इंडिया बड़ा बढ़िया लगता था, लेकिन जब वो हार गए और केरल के वायनाड से जीत गए तो अब जाके कह रहे हैं कि साउथ इंडिया के लोग ज्यादा अच्छे हैं, सोच के मायने में, विचार के मायने में, दर्शन के मायने में। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर उभरी है कि आप भी कहेंगे कि साहब साउथ इंडिया के लोग वाकई में सोच के मायने में नॉर्थ इंडिया के लोगों से बहुत ऊपर हैं और तभी भाजपा वहां आज तक कामयाब नहीं हो पाई है। कर्नाटक को छोड़ के केरल से तस्वीर हमारे सामने आ रही है। मंच था भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता जो इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं, जिनके बारे में भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की जबानी बात करें तो सरदार पटेल के बाद वो दूसरे सबसे बड़े लौह पुरुष हैं। उन्होंने धारा 370 में बदलाव कर दिया, उन्होंने ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिया, उन्होंने राम मंदिर का रास्ता साफ करवा दिया और वो अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़ी हैसियत आज देश के अंदर वो रखते हैं। वो मंच पे मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने गए। अब वही प्रत्याशी ऐसा कुछ बोल गया कि अमित शाह जो सबसे कद्दावर मंत्री हैं, सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं इस वक्त भारत के, वो एम्बैरस हो गए। तो पहला सवाल यही कि आखिर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बोल क्या गया, ये आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह जब एम्बैरस हो गए तो उन्होंने किस तरीके का रिएक्शन, किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने दी। और तीसरे इस सवाल पे गौर करने की कोशिश करेंगे कि भैया असल में मुद्दा है क्या कि उस आदमी को जो प्रत्याशी है भाजपा का मंच से उठाने के लिए विवश हो जाना पड़ा और अमित शाह को भी मंच से जवाब देने के लिए विवश होना पड़ा, और क्या ईमानदारी से अमित शाह ने पूरा जवाब दिया है या नहीं दिया है। इसी सब के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको केरल में चुनाव चल रहा है, ये वही केरल है जहां 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी बताया करती थी कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, हिंदू यहां पे सुरक्षित नहीं है। लेकिन जैसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर उभर के आई और भाजपा को पता चला कि हमारा यहाँ कुछ उठने वाला नहीं है, हमारा यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, यहाँ तो वाकई में शशि थरूर की बात साबित हो रही है कि उन्होंने कहा कि भाजपा का वहीं चलता है जहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहाँ पे शिक्षित वर्ग है वहाँ भाजपा चल नहीं पाती है। तो भाजपा ने अपना रुख मोड़ लिया बंगाल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे 2 सांसदों से 18 सांसद हो गए थे, 16 बढ़ गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि साहब हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। केरल में बोलना बंद कर दिया और केरल में वर्तमान समय में चुनाव चल रहा है तो प्रचार तो वहाँ भी करना पड़ेगा, जीते ना जीते एक अलग बात है। वह ओपिनियन पोल जो बता रहे हैं कि भाजपा नहीं आ रही है, एलडीएफ जो वहाँ सत्ता में बैठी हुई है यानी कि लेफ्ट की जो पार्टी है वो वापस फिर से सत्ता में आ रही है। लेकिन भैया फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शशि थरूर को याद कर लीजिएगा, उनका कहना था कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वहाँ पे भाजपा नहीं जाती है। उन्होंने केरल से ही इसको एग्जाम्पल करके बताया था। इसको आप वैसे बड़े प्रोस्पेक्टस में समझेंगे तो आप पंजाब को भी शामिल कर सकते हैं। हर घर से कोई ना कोई इंटरनेशनल किसी ना किसी कंट्री में है, लेकिन आज तक पंजाब में भाजपा कामयाब नहीं हो पाई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि परिवार का एक मुखिया भी अगर कहीं बाहर होता है या कोई एक शख्स भी बाहर होता है, पूरे परिवार की सोच बदल जाती है, दायरा कुछ और हो जाता है सोचने का। तो मुद्दा क्या है वो आप देख लीजिए। केरल का कंजीरा पल्ली एक इलाका पड़ता है, विधानसभा है, वहाँ पे भाषण देते हुए अमित शाह जो है कुछ एम्बैरस हो गए, किस तरीके से वो बोलने लगे प्रतिक्रिया के रूप में, वो सुन लीजिए। अभी मेरे मित्र अल्फोंस जी ने झांसी का मुद्दा उठाया। मैं केरल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केरल के किसी भी नागरिक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आरोपी है, जिन्होंने भी ये किया है, उनको कानून के हवाले जल्द से जल्द करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सुन लिया आपने, अमित शाह ने बोलने की कोशिश की कि किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केरल के लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अमित शाह ये भी तो बोल सकते थे कि जो घटना का मुद्दा उनके के जे अल्फोंस जो उनके पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने उठाया है,
उसको लेकर वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं या उसको लेकर वो अफसोस व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के शासित उत्तर प्रदेश में, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ पे ऐसी घटना क्यों हो गई। लेकिन उन्होंने उस पर कोई एक शब्द नहीं बोला है। यानी उनका ये बोलना कि कार्रवाई की जाएगी, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी कुछ और सवालों को जन्म दे गया है। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। अब यहाँ एक चीज़ पर गौर कर लेते हैं, क्या वाकई में अमित शाह अपने प्रत्याशी केजे अल्फोंस के द्वारा उठाए गए मुद्दे के बाद बोलने को विवश हुए हैं, एम्बेरस हो गए हैं, या मामला कुछ और है। तो पहले आपको बताते हैं कि ये अपने प्रत्याशी के ज़रिए मुद्दा उठाने के बाद बोल नहीं रहे। इसके अलावा जो यहाँ के सीएम हैं पिनराई विजयन, उन्होंने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। आगे बताऊंगा आपको ये मुद्दा असल में है क्या। पूरे मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को यानी कि अमित शाह को सीधा पत्र लिख दिया और उन्होंने कहा कि इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं, वो अपने इस पत्रों को सोशल मीडिया पर वायरल भी करा रहे हैं और तमाम चुनावी सभाओं में जाके कह रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ है, जहाँ पे भाजपा की सरकार है, जहाँ से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, वहाँ पे ये सब हो रहा है। अगर आप ऐसे लोगों को केरल में बढ़ावा देंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा। उसी के असर में केजे अल्फोंस जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो भी मजबूर हो गए, क्योंकि मंच पे खड़े होकर बोलना पड़ता है। जैसे मैंने आपके सामने बताया कि राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ के लोग अपने सोच के मामले में, अपना पक्ष रखने के मामले में नॉर्थ इंडिया के लोगों के मुकाबले ज़्यादा बेबाक होते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने अमित शाह की परवाह किए बगैर उन्हीं के सामने इस मुद्दे को उठा दिया कि रहना तो उन्हें जनता के बीच ही है ना। केरल से आके नॉर्थ इंडिया में थोड़ी रहने लग जाएंगे, जीतेंगे तब भी जनता के बीच रहेंगे। अगर इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो केरल के लिए बड़ा मुद्दा है। अब चलते हैं है क्या मुद्दा, इस पर गौर कर लेते हैं। क्या है मुद्दा ये जान लीजिए। तो आपके स्क्रीन पर कुछ चीज़ें रखना शुरू करते हैं। घटना है असल में 19 मार्च की। उत्कल एक्सप्रेस है, वो जा रही है उड़ीसा की तरफ दिल्ली से। उसमें 2 नन हैं, आप जानते हैं ईसाई समुदाय से संबंधित जो धार्मिक लड़कियां होती हैं या जो पूरी तरह अपने आप को धर्म के प्रति समर्पित कर देती हैं, उनको नन कहा जाता है। 2 लड़कियाँ उनके साथ और हैं जो अभी अंडर ट्रेनिंग है। बचपन से ही उन्होंने तय किया है कि वो भी नन बनेगी, लेकिन अभी उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए उनकी वेशभूषा जो है नन वाली नहीं है। जैसे ही वो उनको कहा जाता है पोस्टुलेट, यानी कि 2 पोस्टुलेट हैं और 2 नन हैं, ये लोग जा रहे हैं। इनके साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जानते ही आप आरएसएस का छात्र विंग है, उसका एक नेता भी जा रहा है, अजय शंकर तिवारी। उसको शक होता है कि ये जो 2 लड़कियां सिविल ड्रेस में हैं, ये नने असल में इनको नन बनाने की बात कर रही हैं, ईसाई बनाने की बात कर रही है। वो उसका सिक्स सेंस जाग जाता है और उसके बाद वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके झांसी रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा कर लेता है। और जैसे ही गाड़ी वहाँ उतरती है, वैसे अब आप तस्वीरों में देखिए कि वहाँ किस तरीके का हंगामा हो रहा है। ऐसे देश में चलेगा? अरे बाहर चलो। अरे नेतागिरी नहीं करते तो अभी तक पता कैसे चलता? हो गया, चलो जल्दी आ रहे आइए मैडम, जल्दी आओ। आइए गाड़ी छूट जाएगी। बारह जल्दी बारह। सामान निकालना है, इसलिए मैं ट्रेनिंग क्या नाम है आपका? मैं अपने घर से पढ़े लिखे आई हूँ। चलो मेरा नाम है श्वेता। आई कार्ड है तुम्हारे पास? झूठ बोल रही है वो, पकड़िए आपने। अभी हिंदू समाज से काम करते हैं, हिंदू संस्था से। लोग आरोप है कि आप लोग ठीक है ठीक है। 2 लोग उतर गए, 2 लोग उतर गए, उनको भी उतारो। नहीं, उन लोग कहाँ है, दिखाओ बाहर। नीचे है, नीचे उतर के देख देखो आगे। लीजिए, गेट से खड़े होकर देख लीजिए। यहाँ से खड़े देख रही हैं आपने किस तरीके का हंगामा वहाँ पे हो रहा है, किस तरीके की बदतमीजी इन लड़कियों के साथ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ईटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हम आपके सामने रख रहे हैं कि जीआरपी का जो प्रभारी है वो पहले इनको हिरासत में ले लेता है, 1 घंटे तक फिर इनको अपनी कस्टडी में बैठाए रखता है। लंबे समय तक पूछताछ करने के बाद वापस इनको दूसरी ट्रेन में बैठाकर सवार कर देता है। हालांकि इस बाबत अजय शंकर तिवारी ने एक तहरीर भी दी है। मामला झूठा साबित हुआ तो बनना ये चाहिए था कि अजय शंकर तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई करने की औकात नहीं ना, रहना है वहाँ पे, प्रभारी को भी नौकरी करनी है। उसका नाम सुनील कुमार सिंह जो छपा है, उसके मुताबिक उन्हें वापस ट्रेन में बैठा दिया गया है, ये इसने बताया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर इनके साथ ये बदसलूकी क्यों की गई, इनको क्यों उतारा गया। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि ये जो है हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके उनको ईसाई बनाने की कोशिश कर रही थी, उसी के चलते ये सब कुछ हुआ। और ये खबर मैंने जैसे कि आपको बताया कि 19 मार्च की है और अमित शाह कब बयान दे रहे हैं, 24 मार्च को। तो ये लोग तो पल पल चीज़ों पे अपडेट रहते हैं। 5 दिन बाद जागे हैं, और क्या इसलिए जागे हैं कि पिनराई विजयन ने इसको मुद्दा केरल में बड़ा बना दिया है और केरल के साथ साथ ये दूसरे राज्यों में भी मुद्दा बन जाएगा। और क्या इसलिए बोले हैं कि केजे अल्फोंस जो उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी हैं, उसने इस मामले को मंच से उठा दिया है।
ये तमाम सवाल अभी भी बाकी हैं। और सबसे अहम सवाल ये कि जहां वो कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, वहाँ उन्हें कम से कम ये भी कहना चाहिए था कि ABP के गुंडों की ये हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और एक अहम सवाल और है, क्योंकि अब सत्ता आप जानते हैं अमेरिका में बदल चुकी है, जो बाइडन आ चुके हैं, मानवाधिकार की ज़्यादा बात कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर इंटरनेशनली रिएक्शन भी आने शुरू हो चुके हैं। तो वो भी एक दबाव है। अब मुसलमान तो है नहीं कि कहीं बुर्का पहन के कोई जा रही है, बुर्का भी उतार लो और बदतमीज़ी भी कर दो, और कोई दाढ़ी लगा के जा रहा है तो उसकी दाढ़ी भी खींच लो, उसकी टोपी भी उतार दो, कुछ भी कर दो, और किसी कंट्री से कहीं और से कोई आवाज़ उठने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ ये लोग मजबूत हैं, इंटरनेशनली भी अपनी इमेज रखते हैं और मुल्क में भी अपनी इमेज रखते हैं, लेकिन है महज 3% जो 14-15% होने का शोर मचाते हैं मुसलमान 20 करोड़ हैं, 22 करोड़ हैं। उन्हें कम से कम सबक ले लेना चाहिए। भेड़ कितनी भी इकट्ठी हो जाएं कुछ कर नहीं पाती है, चंद लोग होते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं। तो भेड़ों की तरह मत बनिए, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।